हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट को क्लास 11th के फिजिक्स चैप्टर 1 ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले के जो टॉपिक हैं उसमें सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूजेस ऑफ साइंस के बारे में समझाया गया है। तो अगर सही बात शुरू की जाए, यानी फिजिक्स के अगर हम लोग शुरुआत करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात चैप्टर का नाम डाल लेते हैं हम लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में दो टर्म आए हैं, एक तो आ गया आपका यूनिट और एक हो गया आपका मेज़रमेंट। तो यानी ये दोनों चीज़ें हम लोग को समझनी है, लेकिन अभी हम लोग फोकस करेंगे अपना यूनिट पर। यूनिट क्या है? एक तरीके से यूनिट किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की कोई ना कोई एक यूनिट रखी जाती है, ताकि उसको मेज़र करने के लिए कोई एक हमारे पास स्टैंडर्ड हो, कोई एक मेथड हो, कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाए ताकि हम लोग सब लोग एक ही जैसी बातें करें। जैसे मान लीजिए हमें मास को मेज़र करना है तो सभी लोग किलोग्राम में मेज़र करने की बात करते हैं कि हाँ 4 किलो चीनी, 5 किलो पोटैटो, 6 किलो अनार, 7 किलो आम, ऐसे करके जो हम बोलते हैं 7 kg आम। ठीक है ना, तो ये केजी जो है ये क्या है? मास का मेज़रमेंट है। और इससे आम आदमी को भी और एक पढ़े लिखे आदमी को भी सबको एक जानकारी मिल जाती है कि अगर मान लो मैंने कहा कि मेरे थैले में 5 किलो आम है और तुम्हारे थैले में 2 किलो आम है, तो 5 किलो, इससे एक आम आदमी भी ये समझ जाता है कि 5 किलो आम है, इसका मतलब है कि इसके पास ज़्यादा आम है, और जिसके पास 2 किलो आम है उसके पास इसका मतलब कम आम है। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में यूनिट से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज़ की यूनिट को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो उस चीज़ की क्वांटिटी को सही से मेज़र करने में भी हम लोगों को दिक्कत आएगी। तो सबसे पहली बात यूनिट्स की अगर बात करें तो यूनिट्स के कुछ टाइप होते हैं। उससे भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटी की। सबसे पहली बात, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ उन सभी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है जिनको मेज़र किया जा सकता हो। ठीक है ना, दस द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ओके, वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र किया जा सकता हो उनको हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इन्हीं फिज़िकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी के ही दो टाइप समझ लेते हैं। ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन से दो टाइप? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब क्या है फंडामेंटल और डेराइव्ड, दोनों में क्या फ़र्क है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जिनकी अपनी खुद की एग्जिस्टेंस होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अनदर क्वांटिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वो सभी क्वांटिटी जो अपनी खुद की एक पहचान रखती हों, अपना खुद का एक अस्तित्व रखती हों, जिनके बताने के लिए, जिनको समझाने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें अनदर किसी क्वांटिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको कहते हैं हम लोग फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ केवल 7 हैं। ठीक है ना, वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके नाम भी हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है ना, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। एक्चुअली इनको फंडामेंटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी अपनी एक पहचान है, इनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। वो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको समझिए। इधर मैं लिख देता हूँ वो फंडामेंटल क्वांटिटी, और फिर समझेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये लिख देते हैं इसकी यूनिट, और फिर ये लिख देते हैं उस यूनिट का सिंबल। ओके, यूनिट सिंबल। देखिए, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात, एक है लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, एंड फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकेंड। और टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ओके,
सिंबल क्या होते हैं, मीटर के लिए m लिख देते हैं, किलोग्राम के लिए kg लिखा जाता है, सेकंड के लिए s लिखा जाता है, केल्विन के लिए कैपिटल K लिखा जाता है, एम्पियर के लिए कैपिटल A लिखा जाता है, और मोल के लिए MOL बस ऐसे लिख देते हैं, और कैंडेला के लिए CD लिख देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर इस यूनिवर्स में कहीं भी एग्जिस्ट कर रही है, अगर हमें उसकी एग्जिस्टेंस की जानकारी है कि कोई क्वांटिटी या कोई चीज़ दुनिया में कहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो उस क्वांटिटी की कुछ ना कुछ लेंथ ज़रूर होगी, उस ऑब्जेक्ट की, उस चीज़ की कुछ ना कुछ लेंथ ज़रूर होती है। तो लेंथ का होना अपने आप में एक फंडामेंटल है। अगर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो उसके साथ लेंथ ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। अगर दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो उसके साथ साथ मास ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि अगर एग्जिस्टेंस है किसी चीज़ की इस दुनिया में तो उसका मास कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है ना। तो टाइम अगर बात करें तो टाइम की ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होती है, लेकिन टाइम भी अपने आप में क्या है, फंडामेंटल है। क्योंकि ये जो टाइम है ये किसी के कहने सुनने से या किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि कम ज़्यादा होगा किसी के कहने से। जो चल रहा है सो चल रहा है, लगातार जो टाइम मूव कर रहा है, जो टाइम बढ़ रहा है आगे, वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो टाइम भी एक अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। वैसे ही करके ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होती हैं और ये उनके सिंबल्स हैं। अब हम लोग जब डायमेंशनल एनालिसिस पे आएंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस पे आने पर इसमें एक कॉलम और बढ़ जाएगा, और वो कॉलम क्या होगा आपका, डायमेंशनल फार्मूले का। ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए हमें लेंथ के लिए कोई डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। देखिए ये जो सिंबल है ये सिंबल होता है डायमेंशनल फार्मूला का। आज की क्लास में हम लोग डायमेंशनल फार्मूले को भी पढ़ेंगे और डायमेंशनल फार्मूले तक जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डायमेंशनल एनालिसिस ही है। ठीक है ना। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला L, मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला M, टाइम के लिए डायमेंशनल फार्मूला T, टेम्परेचर के लिए ऐसा डायमेंशनल फार्मूला या तो K लिखा जाता है कुछ किताबों में थीटा लिखा रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशनल फार्मूला एम्पियर का A ही लिख देते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ किताबों में I भी लिखा रहता है, I करंट के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो आपका वो उसको ऐसे ही लिख देते हैं, मोल। अदरवाइज और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, ज़्यादातर कैंडेला। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपकी लेंथ, मास और टाइम की। तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो डायमेंशनल फार्मूला यूज़ होता है वो या तो लेंथ का होता है, तो मास का होता है, या तो टाइम का होता है। तो सबसे सीधी सी बात यह है कि आपको ये डायमेंशनल फार्मूले भी याद कर लेने हैं और समझ लेने हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपनी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पर। ये चीज़ नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए आराम से आप। फिर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, उनको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोज क्वांटिटीज़ विच आर फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ अनदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज़। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो सीधी सीधी डेफिनेशन है, वो सभी क्वांटिटीज़ यानी ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वन और मैनी मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मतलब वो सभी क्वांटिटी जो एक या एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती हैं, उनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो मैंने डेफिनेशन लिखवा दी, आप भी लिखें, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वन और मोर देन वन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डेराइव्ड क्वांटिटीज़। सिंपल। तो इन डेराइव्ड क्वांटिटीज़ में जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो डेराइव्ड क्वांटिटी मतलब फोर्स, जैसे डेंसिटी, ठीक है ना, जैसे विस्कोसिटी, जैसे और भी अगर बात करेंगे तो हीट, एनर्जी, वर्क, ये सब कैसी हो जाएंगी, डेराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है ना। यानी कि क्योंकि इनमें कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो कि अपने आप में एक अकेली फिजिकल क्वांटिटी हो या उसकी अपनी एक अकेले एग्जिस्टेंस हो, बल्कि जैसे फोर्स है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन से मिलकर बनता है। तो फोर्स की यूनिट जो है या फोर्स की अगर बात करेंगे तो फोर्स अपने आप में एक फंडामेंटल नहीं रह गया, क्योंकि उसमें एक फंडामेंटल तो मास हो गया, और फिर जो एक्सेलरेशन है वो खुद अनदर क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो मैं समझाता हूँ आपको, F बराबर ma, ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो चलो अपने आप में फंडामेंटल है, लेकिन एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल नहीं है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम में वेलोसिटी भी फंडामेंटल नहीं है। चलो हमने मान लिया कि m और dt फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल हो गया, टाइम फंडामेंटल हो गया। अब वेलोसिटी खुद भी फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका ds/dt। हम ये ऐसे बोल सकते हैं, तो ds/dt यानी कि v का होता है केवल, तो ये आपका आ जाएगा d/dt ऑफ
ds/dt यानी कुल मिलाकर आपका ये आ जाएगा ds/dt, तो मैंने पर यहाँ ही लिख दिया, तो ये हो जाएगा आपका md²s/dt²। तो हम कहेंगे, ये बताइए आप मुझे देख करके कि जो हमारा ये d²s है ये तो इसमें क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया आपका टाइम, ये क्या हो गया मास। तो मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट चूँकि एक लेंथ होती है तो लेंथ भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम बात करते हैं कि फोर्स की, तो फोर्स अपने आप में खुद ही जो है वो कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से मिलकर बन रहा है। मास भी उसमें आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसमें आ जा रहा है, टाइम भी उसमें आ जा रहा है। इसका मतलब है कि फोर्स अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। उसी तरह से आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हमें पता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो अपने आप में फंडामेंटल हो गया, मास तो फंडामेंटल है। लेकिन वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम अपने आप में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ भी चूंकि मीटर में होती है, ब्रेथ भी एक लेंथ ही जैसे होती है, चाहे आप किसी भी ब्रेथ को लेंथ कह सकते हो, तो ब्रेथ और लेंथ सेम जैसी होगी, तो लेंथ भी वैसे ही मीटर में मेजर की जानी है, ब्रेथ भी मीटर में मेजर की जानी है, और हाइट भी मेजर की जानी है मीटर में। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जब तीनों मीटर में मेजर की जाएंगी तो आपका ऊपर हो गया मास जो कि केजी में है, और नीचे हो गया वॉल्यूम जो कि मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो आप ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर बन रहा है, दो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर बन रहा है, मतलब लेंथ और यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि लेंथ और मास पर। अदरवाइज फॉर्मूले में तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, या फिर πr²h जैसे भी जो भी हो, जिस भी शेप में होगा, सिलेंडर होगा तो उसका अलग हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो स्फीयर होगा तो उसका अलग हो जाएगा, ऐसे करके। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये भी अपने आप में क्या नहीं है, फिजिकल फंडामेंटल नहीं है, ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी है। तो अभी तक हमने क्या जाना, सबसे पहली बात कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, या फिर सबसे पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है फिजिकल डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 7 होती हैं। इनके अलावा 2 सब फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, जिनमें से एक होता है प्लेन एंगल जिसकी ऐसा यूनिट होती है रेडियन, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी होगी पूरी फिजिक्स में, और 2 सब फंडामेंटल। इनके अलावा बची हुई सभी क्वांटिटीज़, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी बची हुई जितनी भी क्वांटिटीज़ आपको फिजिक्स में देखने को मिलेंगी वो सब के सब डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इनकी यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बात कर लिया, और अब आ जाते हैं हम लोग अपना यूनिट पर, और यूनिट के साथ साथ आ जाएंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूले पर। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो डायमेंशनल एनालिसिस ही है चैप्टर में। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग चीज़ों की यूनिट हम लोगों ने लिखी है अभी, कि मास की यूनिट क्या है किलोग्राम, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है एम्पियर। ऐसे ही हम लोग अब कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फोर्स की यूनिट बताओ, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बस फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो मास की यूनिट हम जानते हैं किलोग्राम। अब बात आई एक्सेलरेशन की, तो मुझे पता है कि आप 11th क्लास में हैं तो जान ही रहे हैं कि एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए फोर्स की यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ फोर्स हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट हो जाएगी क्या आपकी न्यूटन। अब बात आती है कि ये ऐसा यूनिट कहाँ से आ गई, ये क्या है ऐसा यूनिट। तो सबसे पहली बात आप समझिए कि हमारे पास किसी भी चीज़ को मेज़र करने के पहले 2-3 सिस्टम पहले से हुआ करते थे। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा है उसको कहा जाता है एसआई सिस्टम। तो मैं आपको 2-3 सिस्टम और हैं अदर, उनके बारे में भी पहले समझा देता हूँ। सबसे पहली बात एमकेएस सिस्टम की अगर बात करें तो एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। 3 टाइप के सिस्टम उससे पहले हम देख रहे थे। एक था एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि लेंथ को मीटर में मेज़र किया जाता है, किलोग्राम को मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेज़र किया जाता है। इसके अलावा कोई एक सिस्टम आता है आपका सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें लेंथ को जो है वो सेंटीमीटर में, है ना, किलोग्राम, मास को जो है वो ग्राम में, और टाइम को जो है वो सेकंड में मेज़र किया जाता है। सीजीएस सिस्टम का मतलब यह सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, ठीक है ना, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि एफपीएस सिस्टम में लेंथ को आप फुट में, है ना, एफपीएस सिस्टम की अगर बात करें तो लेंथ को हम फुट में मेज़र करते हैं, और टाइम मास को हम लोग पाउंड में, और
टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो ये 3 सिस्टम पहले से चल रहे थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। लेकिन इन सिस्टम के बाद एक नया इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम या एसआई सिस्टम, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। अब जितने भी हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, जो भी हम यूनिट्स पढ़ते हैं, जो भी हम क्वेरीज करते हैं, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी में हम लोग मेनली जो फोकस करते हैं वो एसआई सिस्टम पर फोकस करते हैं। तो एसआई सिस्टम में आपका क्या जाता है, सबसे पहले अलग अलग यूनिट, ज़्यादातर यूनिट्स जो हैं एसआई सिस्टम में वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखी गई हैं, यानी साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा फोर्स की एसआई यूनिट बताओ, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, वर्क की एसआई यूनिट जूल, टाइम की एसआई यूनिट वो तो खैर सेकंड है, एनर्जी की एसआई यूनिट वो भी जूल, पावर की एसआई यूनिट वाट, ये सब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है ना, 9th क्लास में। तो पावर की एसआई यूनिट वाट। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, एम्पियर भी साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है इसमें हम लोग यूनिट को इस तरह से याद रखते हैं कि अगर एम्पियर वैसे बना किससे है, हम कहेंगे आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो वहाँ पर आपका वी वोल्टेज होता है, आर रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्ट पर ओम भी कह सकते हैं, लेकिन वोल्ट पर ओम ऐसा यूनिट नहीं कहेंगे, ऐसा यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर ही होगी। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जैसे केल्विन है, वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है ना, तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन। इसके बाद ऐसे ही और भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग किसी ना किसी एक साइंटिस्ट के नाम पर हम लोगों ने रखा। जैसे वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। इस तरह से जो भी हम लोग साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखेंगे वो ज़्यादातर ऐसा यूनिट होती हैं। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होती लेकिन वो ऐसा यूनिट कहलाती हैं। जैसे टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है, तो उसी तरह से और भी बहुत सी यूनिट्स ऐसी मिल जाएंगी देखने को जो कि साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होगी लेकिन वो ऐसा यूनिट कहलाएंगी। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पर या डायमेंशनल फार्मूले पर। तो सबसे पहले जो मैंने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखी थी, मैंने उनके बारे में आपको बताया था कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L होता है, मास का डायमेंशनल फार्मूला M होता है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T होता है। इसी तरह से ये जो 3 डायमेंशनल फार्मूले हैं ये भी, और इनके अलावा जो 4 मैंने और बताया वो भी, उन डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम लोग जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं उनके डायमेंशनल फार्मूले फॉर्म करना सीखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मुलेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना, फॉर्मुलेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से, बस ध्यान लगाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूला जनरली ज़्यादातर जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो लेंथ पर, मास पर या टाइम पर ही डिपेंड करती हैं, इसलिए जो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं वो हमारे M, L और T के टर्म्स में ज़्यादातर आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये डायमेंशनल फार्मूले का सिंबल होता है, ठीक है ना। डायमेंशनल, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको लिखना है तो आप उसको ऐसे एक बिग ब्रैकेट में अंदर लिख देंगे और पूरा फार्मूला एक साथ लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला मैंने अभी बताया आपको कि m होता है, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT की पावर -2 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका MLT की पावर -2। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या बन के आएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन के आएगा MLT की पावर -2। क्लियर। उसी तरह से अगर हम लोग किसी और अनदर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, मान लीजिए डेंसिटी की ही बात करते हैं, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। अब आपको ना फिजिकल फार्मूले याद करने हैं, ना कि डायमेंशनल फार्मूले। ना तो डायमेंशनल फार्मूले याद किए जा सकते हैं, ना करने की ज़रूरत है। फिजिकल फार्मूले याद करने से आपके 2 मकसद सिद्ध हो जाएंगे। एक तो सबसे पहली बात कि आपको एक फार्मूला याद हो जाएगा जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात है कि उस फार्मूले की हेल्प से आप आसानी से कोई भी डायमेंशनल फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बड़ा आसान सा है। जैसे आपको अगर डेंसिटी का फिजिकल फार्मूला पता है तो आप बाकी आराम से कर लेंगे। तो डेंसिटी का फार्मूला है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। कई सारे डायमेंशनल फार्मूले हम लोग यूनिट से बनाएंगे। जैसे मीटर जो है वो लेंथ के लिए होता है, और मीटर का क्यूब है तो इसका मतलब लेंथ का क्यूब है, और लेंथ का क्यूब है तो इसका मतलब L का क्यूब हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, ML की पावर -3।
मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो अब सीधे सीधे सिंपल कुछ नहीं है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, ml⁻³ उसी तरह मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो वर्क का पहले आप फिजिकल फार्मूला याद करो। वर्क का फिजिकल फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर शॉर्ट में बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डॉट होता है वैसे F.S है ना, वैसे जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं F.S। अब ये सब बातें बाद में करेंगे अगले चैप्टर्स में, जब वेक्टर पढ़ लेंगे तो वेक्टर में आप ये सब चीज़ें जानेंगे, ठीक है ना। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी याद रखिए। अभी मैंने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बनाया है, क्या होता है ml⁻²। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है L। तो बस पूरा मिला जुला कर क्या हो जाएगा, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला L इंटू एल। तो जब L का L के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा L², तो ml² और T की पावर कितना हो जाएगा -2। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ml² T की पावर -2। क्लियर। अभी एक दो और देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लीजिए मुझे लिखना है पावर का फॉर्मूला, तो पावर इक्वल टू क्या होता है। अब मैंने कहा ना आपको ये चीज़ याद करनी है, ये फॉर्मूला याद करना है कि आपको कम से कम ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम अगर फॉर्मूला याद आ गया तो फिर वर्क का फॉर्मूला वापस याद करिए कि F वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स का फॉर्मूला याद करिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन से शुरुआत करेंगे, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन डायमेंशन फॉर्मूला L_T की पावर -2। तो ये पूरा मिला जुला के बन जाएगा ml_T की पावर -2। ये कैसे बना L_T की पावर -2, ये समझ में आ रहा है ना। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए लेंथ मतलब L और सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर। अब लेंथ अपॉन टी का स्क्वायर तो इसका मतलब टी की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L_T की पावर -2। तो उससे मिला जुला के बन गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml_T की पावर -2। अब किसी भी टाइप का फोर्स हो, चाहे वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल फोर्स हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, एवरी टाइप ऑफ फोर्स, हर तरीके के फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो ml_T की पावर -2 ही होता है। और हर एक तरीके के फोर्स का जो यूनिट होती है वो न्यूटन ही होती है। तो इसका मतलब फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml_T की पावर -2। तो ये एक ऐसा होता है कि जब हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब बार बार पढ़ते रहते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ यार एक फार्मूला फोर्स का याद रखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ml_T की पावर -2, क्योंकि बहुत जगह पर इसका इस्तेमाल होगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो डेंसिटी समझ में आ गया था। वर्क मैंने कहा ना, जब हमें फोर्स का फार्मूला याद हो गया तो मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाया और तुरंत हमारा काम बन गया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करोगे, मीटर में। मीटर के लिए क्या होता है, लेंथ। लेंथ मतलब L, तो इसका मतलब ml_T की पावर -2, इसको L कराएंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ml² T की पावर -2। और इसी सिंबल में लिखना है, ठीक है ना, इस बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। अब वर्क पे आ जाओ। वर्क का अगर आपको डायरेक्टली याद है तो मैंने बताया वैसे वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की ऐसा यूनिट भी जूल होती है। तो इसका मतलब है कि वर्क की यूनिट, और वर्क का ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं अभी। तो क्या आता है वर्क का ml² T की पावर -2। टाइम का क्या होगा T, तो ये T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, तो हम कहेंगे ml², लेकिन T की पावर -2 पहले से है और T की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो वो -1 होकर के ऊपर जाएगी, और जब वो -1 होगी तो मिलजुल के वो कितनी बन जाएगी ml_T की पावर -2। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर क्या आ जाएगा ml² T की पावर -3। -2 और -1 मिल के -3 हो जाएगा ऊपर जा करके, तो इसका मतलब ml² T की पावर -3। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह आप और भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फिजिकल फार्मूला याद होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि एक तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी, आपका एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, डायमेंशनल फार्मूला बनाने में एकदम आसानी हो जाएगी, किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है ना। अभी एक आध फार्मूला और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम शॉर्ट में यूजीसी भी कह देते हैं, ठीक है ना। यूजीसी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल जी से। याद होगा आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो वही फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसी फॉर्मूले में आता है जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, उसमें फार्मूला बनाया था हम लोगों ने। याद होगा 9th क्लास में आपको, F = G m1m2/r²। अगर आपको किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आप सबसे पहले उसके किसी एक बेसिक फार्मूले को याद करिए। जब आपको उसका एक कोई बेसिक फार्मूला याद आ जाएगा तो आसानी से बाकी चीज़ों को छोड़कर उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो बाकियों को एक साइड ले जाइए और उसको एक साइड रख लीजिए। तो मेरे को अगर G का निकालना है तो बाकी सबको दूसरी साइड ले जाऊँगा और G को एक साइड रख लूँगा। तो मैंने G को यहाँ रखा
एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। जब आर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, और ये m1 m2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर के क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो m1 m2 ये बन गया। तो यानी g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब इसमें याद करो कि f क्या है, तो हमने कहा कि f फोर्स है, और फोर्स है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा ml t की पावर -2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml t की पावर -2, और r का डायमेंशन फॉर्मूला l स्क्वायर, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m, और ये क्या हो जाएगा m। व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अरे भाई याद है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 9th क्लास में पढ़ा था ना कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मासेस, ठीक है ना, 2 पॉइंट मास, किन्हीं दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या किन्हीं 2 पॉइंट मासेस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक लॉ ऑफ, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके लिए न्यूटन ने बताया था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वहीं से तो ये फॉर्मूला बन के आया था। तो ये जो r है इसमें ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे मीटर में। मीटर के लिए क्या होता है लेंथ, लेंथ का मतलब l स्क्वायर, इसीलिए मैंने r की जगह पर क्या लिखा l स्क्वायर। तो अभी मेरा ये सब मिला जुला के क्या बन गया, एक m से तो एक m हम कैंसिल कर सकते हो, एक m बचा तो वो m ऊपर जा करके क्या हो जाएगा m की पावर -1, l इंटू एल स्क्वायर मिला के हो जाएगा आपका l क्यूब, और t की पावर कितना -3। तो मतलब ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया, पावर का भी समझ में आ गया, डेंसिटी का भी समझ में आ गया, वर्क का भी समझ में आ गया, फोर्स का भी समझ में आ गया, तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप अनदर और जो भी फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आप बना लेंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए हैं तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है ना। मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम है ना। ये आपको ये 4 फॉर्मूले मुझे बताने हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। और आज की क्लास करने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम अपनी किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से उठा करके आपको कम से कम 25-30 फॉर्मूले जो कि आपके 11th क्लास से रिलेटेड हैं, जो मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं, वो मैकेनिक्स वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। आपको फॉर्मूले याद करने, ये नहीं याद करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को समझिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं याद करना है, ये बिल्कुल याद करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये कितना याद करोगे, हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा तो हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला तो याद कर नहीं पाओगे। तो इसलिए बेहतर तरीका है कि आप फॉर्मूले याद करिए। कौन से, ये कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। ऐसे कुछ भी ले लो, जैसे मान लो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमने कहा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उससे फायदा क्या मिलेगा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस चीज़ की वेलोसिटी कितनी है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम से डिवाइड कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला L और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T, तो सब दोनों ऊपर जाकर के क्या हो जाएंगे, L T की पावर -1, L T की पावर -1, या फिर ऐसे लिखा रहेगा कुछ किताबों में M की पावर 0 L T की पावर -1, ये भी सही है। M की पावर 0 का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि इसमें मास वाला टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती है ना। M की पावर 0 मतलब मास का कोई लेना देना वेलोसिटी में नहीं है। तो इसका मतलब है कि मास की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर -1, ML T की पावर -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ओके, ऐसे ही करके आपको और भी बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले बनाने हैं। तो आज की क्लास में आपको जा करके आराम से पहले डायमेंशनल फार्मूले बनाना सीखना है, ठीक है ना। कि कोई भी हमें फार्मूला बता दिया गया हो फिजिक्स का, हम उससे डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो डायमेंशनल फार्मूले के यूजेस पढ़ने हैं हम लोगों को, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 तरीके की फिजिकल, मतलब 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वैसे ही डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। पहली होती हैं 4 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। पहले होती है डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है ना, डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशनल वेरिएबल को पहले समझिए। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब ऐसे सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका कुछ ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला होता हो और वो उनकी वैल्यू वेरी कर सकती हो, ठीक है ना।
ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट करता हो और वो उन वैरी करती हों, वैरी करना मतलब उनकी वैल्यूज़ वैरी कर सकती हों। जैसे मान लीजिए डेंसिटी की ही बात करें तो डेंसिटी वैरी कर सकती है। आयरन की डेंसिटी कुछ और होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी कुछ और होती है, वुड की डेंसिटी कुछ और होती है, एल्युमिनियम की डेंसिटी कुछ और होती है, स्टील की डेंसिटी कुछ और होती है। तो अलग अलग चीज़ों की डेंसिटी अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होती है। इसका मतलब डेंसिटी वैरी कर सकती है, ठीक है ना। तो डेंसिटी एक वेरिएबल हो गया एक तरीके का, डेंसिटी इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। और साथ ही साथ इसकी एक डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। वो क्या होता है? ml⁻³ मैंने अभी बनाया था, क्योंकि डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे बना, डेंसिटी की असाइनमेंट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे लिखा देगा ना, आपने पढ़ा होगा किताब में। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ये यूनिट है, या किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ये यूनिट है। लेकिन किलोग्राम के लिए डायमेंशनल फार्मूला m और मीटर क्यूब के लिए डायमेंशनल फार्मूला l⁻³ इसलिए डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml⁻³ क्लियर? ओके, तो इसलिए डेंसिटी के उसी तरह से मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो कि डायमेंशनल फार्मूला रखती हों उनको डायमेंशनल वेरिएबल कहते हैं। तो इनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके पास? मैंने कह दिया जैसे डेंसिटी हो गया, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स वेरी कर सकता है, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ों का फोर्स अलग अलग होता है और डायमेंशनल फार्मूला भी होता है फोर्स का कुछ ना कुछ, ठीक है ना। जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका एनर्जी हो गया, ठीक है। तो एनर्जी भी वेरी कर सकती है, अलग अलग चीज़ों की एनर्जी अलग अलग होती है, लेकिन उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। क्लियर? अब बात आती है किसकी? डायमेंशनल वेरिएबल की, ठीक है ना। डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना। तो अब डायमेंशनल फार्मूला किसका नहीं होता? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन वो वेरिएबल होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जिनका वैल्यू तो वेरी करती हो लेकिन उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता हो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं बात करूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आप बताओ मुझे सोचकर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक वेरिएबल क्वांटिटी है कि कांस्टेंट वेरिएबल है? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। पढ़ा है ना रिफ्रैक्शन में, 10th क्लास में रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो रिफ्रैक्शन में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V। C/V फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसलिए म्यू इक्वल टू C/V में C का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? L⁻⁻�1। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। नीचे क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो दोनों वेलोसिटी हैं, और जब दो एक जैसी चीज़ों का रेशियो निकाला जाता है तो उसकी यूनिट नहीं होती, ना उसकी यूनिट होती ना उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इसका मतलब म्यू जो है वो अपने आप में एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, या ये कह लीजिए एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, बट वेरिएबल है। वेरिएबल होना मतलब अलग अलग चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? डायमेंशन लेस वेरिएबल की कैटेगरी में रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ऐसे एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। वेलोसिटी का नीचे भी क्या आएगा? L⁻⁻�1। तो इन दोनों से कट के क्या आ जाएगा? कोई डायमेंशन नहीं होगी, मतलब डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, इसी तरह से एक आध और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? म्यू से। इसको भी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, म्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? F/R। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इक्वल टू F/R। F क्या है अपने आप में? फोर्स है, और R क्या है अपने आप में? रिएक्शन है। तो फोर्स भी न्यूटन में होता है और रिएक्शन भी न्यूटन में होती है, यानी फोर्स और रिएक्शन, फोर्स का एक्शन और फिर एक रिएक्शन, तो फोर्स और रिएक्शन। ये ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और नीचे जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। वैसे जब आगे चल के हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों ही फोर्स हैं। अब फोर्स बाय फोर्स तो उसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी, यूनिट कट जाएगी, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी, और जब यूनिट लेस हो गया तो फिर वो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा? डायमेंशन लेस वेरिएबल की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दो मैंने आपको बता दिए, कम से कम दो डायमेंशन लेस वेरिएबल के बारे में सोचकर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे फंडे की तरफ। तीसरा फंडा कहता है
यानी तीसरी क्वांटिटी क्या है, तीसरे टाइप की क्वांटिटी क्या हो सकती है, आप खुद आइडिया लगाओ। एक था डायमेंशनल वेरिएबल, एक था डायमेंशनल लेस वेरिएबल। अब क्या बचेंगे, वेरिएबल का उल्टा क्या हो सकता है, कांस्टेंट। तो एक हो जाएगा आपका डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू या ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो लेकिन उनका कुछ ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला होता हो, क्योंकि ये कह रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ऐसी चीज़ें जिनका डायमेंशनल फार्मूला एग्जिस्ट करता हो लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल तो मैंने अभी दिया था 2 मिनट पहले आपको, यूजीसी मतलब वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है, कैपिटल जी, उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11। ये तो उसकी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है ना। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो इसकी यूनिट तो हो गई ये, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे बनी आपको मैं समझा ही देता हूँ एक बार, क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपका, F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कैपिटल G की वैल्यू क्या हो जाएगी, FR² अपॉन m1 m2। F की यूनिट न्यूटन, R² की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और m1 और m2 मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम का स्क्वायर। तो यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो होगी 6.67 × 10⁻11, लेकिन यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और जो ये यूनिट आपकी आ गई है, इसकी हेल्प से हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे। हमने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, क्या बना था, m⁻⁻1 L और t⁻⁻3, ये बन के आया था डायमेंशनल फार्मूला। शायद अगर नहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो बना के देख लीजिए। ml t⁻⁻2 ये होता है फोर्स का, मीटर स्क्वायर का हो जाएगा L स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा m स्क्वायर। तो एक m से ये पावर कट जाएगी, फिर ये m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 हो जाएगा। L × L मिलके L क्यूब हो जाएगा, और ये t की पावर कितना हो जाएगा, -2। तो m⁻⁻1 L⁻3 t⁻⁻2। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा, m⁻⁻1 L⁻3 t⁻⁻2। ओके, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसी वैल्यू हो गई, कैसी क्वांटिटी हो गई, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशनल फार्मूला भी होता है और उसकी अपने आप में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, इजीली समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक आध कोई और एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सब नाम आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब नाम आप सुनते जाएंगे, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं, H से। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है जूल सेकेंड। अभी आप समझ लीजिए बस। तो प्लैंक्स कांस्टेंट अपने आप में एक वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कितनी, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो अब जब यूनिट है तो फिर डायमेंशनल फार्मूला तो होगा ही होगा। कोई भी चीज़, ज़्यादातर चीज़ें जिनमें हमारे पास यूनिट अगर मिल गई तो फिर समझ लीजिए कि डायमेंशनल फार्मूला होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। आपको मुझे सोचकर, समझकर, ध्यान लगाकर, किताब खोलकर, पढ़ाई करके एक बार बताना है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। ठीक है, ओके। अब ये आ जाता है हम वापस फिर से डायमेंशनल कांस्टेंट पर। तो डायमेंशनल कांस्टेंट जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट भी हो गया और आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हो गया। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होती है, कितनी, 6.63 × 10⁻34, और यूनिट होती है जूल सेकंड। अब यूनिट अगर जूल सेकंड है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, ml² t⁻⁻2। ये तो जूल का होता है, एनर्जी का होता है, ml² t⁻⁻2। और सेकंड का होता है आपका क्या, t। तो सब मिला जुला के क्या बन जाएगा ये इसका, ml² t⁻⁻1। तो इसका मतलब क्यों t⁻⁻2 और t⁻+1 जुड़ के क्या हो जाएगा, -2 + 1 मतलब -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला ml² t⁻⁻1। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि 3 टाइप के मैंने अभी तक आपको फॉर्मूले बता दिए, 3 टाइप की क्वांटिटीज बता दी, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो अब आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि एक जो बचा है चौथा वो क्या हो सकता है। तो एक चौथा होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो चौथे टाइप की क्वांटिटी होती है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ओके, यानी कि वो आपके बार कांस्टेंट तो होगा लेकिन वो डायमेंशन लेस होगा। तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट तो कांस्टेंट होती है, सॉरी यूनिट तो नहीं होती है, ये कह लो कि उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है या कांस्टेंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डायमेंशन लेस
कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर हैं हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं जैसे 3, 4, 5, 6, अब ये सब क्या है अपने आप में ये कांस्टेंट हैं। 6 अपने आप में कांस्टेंट है, लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। नेचुरल नंबर के डायमेंशनल फार्मूले नहीं होते, बस 6 मतलब 6। तो 6 अपने आप में कांस्टेंट है, लेकिन इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से पाई की वैल्यू 3.14 वैसे स्क्वायर भी जाती है। ये कह लो कि पाई की वैल्यू 22/7। तो पाई की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है 22/7, यानी वो तो कांस्टेंट है। तो वैल्यू तो कांस्टेंट है, बट पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। अपने आप में पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसलिए पाई की भी जो आपका पाई को भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, इसका मतलब डायमेंशन लेस कांस्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज के लेक्चर में अगर हम लोग एक बार फिर से समराइज़ करें आज के लेक्चर को, तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर में क्या क्या सीखा वो उसको ब्रशअप कर लेंगे। वो क्या है समझ लेते हैं। एक बार मैं हल्का फुल्का ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहली बात हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं, 2 होती हैं, फंडामेंटल और डेराइव्ड। वो फंडामेंटल और डेराइव्ड के बारे में हमने पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे। फिर फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को जाना, उनके सिंबल्स को जाना। फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के कुछ फॉर्मूले बनाए, उनकी यूनिट्स बनाई, और फिर उनके यूनिट की हेल्प से हमने कुछ डायमेंशनल फार्मूले तैयार किए। और डायमेंशनल एनालिसिस शुरू करने से हमने ये जाना कि डायमेंशनल फार्मूले स्पेशली उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के क्या होते हैं, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले अगर हमें याद हैं, तो फिर हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हमने क्या किया, डेराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले बनाने सीखे और उन्हीं में आगे बढ़े। तो हमने कहा कि आज ये भी पता कर लेते हैं कि आखिर डायमेंशनल एनालिसिस के बेस पर फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको कितनी कैटेगरीज में रखा जाता है। तो मैंने बताया कि उनको 4 कैटेगरी में रखा जाता है। पहला था आपका डायमेंशनल वेरिएबल, दूसरा था डायमेंशन लेस वेरिएबल, तीसरा था डायमेंशनल कांस्टेंट और चौथा था डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। मुझे उम्मीद है कि ये चारों के चारों भी आपको समझ में आ गए होंगे और डायमेंशनल फार्मूले बनाने आ गए होंगे। आज का आपका टास्क है कि आप आराम से बैठ करके कुछ मैकेनिक्स के फिजिकल फार्मूले याद करिएगा। डायमेंशनल फार्मूले याद नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल फार्मूला मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद करना है। ये फार्मूला याद हो जाएगा तो डायमेंशनल फार्मूला अपने आप बन जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला बनाना सीखना है और फिजिकल फार्मूले याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको जो मैंने टास्क दिया वो थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।